गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको औरंगजेब का इतिहास। इससे पहले हमने मुगल सम्राट जितने भी शासक हुए हैं सबके बारे में आपको बता रखा है। तो तैयार हो जाए अपनी पेन और कॉपी उठाकर और मेरे साथ बैठ जाइए आराम से। मैं पढ़ा बताऊंगा आपको जो चीज उसको आराम से आपको सुनना है और आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में आपको नोट करना है। तो देखिए आज हम लोग औरंगजेब का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें औरंगजेब का इतिहास में सन 1600 जो गद्दी बैठता है सन 1658 ईस्वी से लेकर सन 1707 ईस्वी तक यह भारत पे शासन करता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बताया कि बिगड़ देरी किए क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब, ठीक है, सन 1658 और 1707 औरंगजेब का शासनकाल सन 1658 से लेकर सन 1707 ईस्वी तक रहा। देखिए औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को उज्जैन के करीब एक स्थान है जिसे दोहद नामक स्थान से के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। 18 मई सन 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह दिलराज बानो बेगम, जिसे इतिहास में राबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं से हुआ था। राबिया बीबी मतलब जो दिलराज बानो बेगम थी, ये फारस राजघराने की एक राजकुमारी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। राज्याभिषेक 2 बार हुआ। इसका पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो दिल्ली में 31 जुलाई सन 1658 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? सन 1658, जब ये गद्दी पे बताया ना शासनकाल सन 1658 से चला था, हुआ। और अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की। और इसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून सन 1659 ईस्वी को दिल्ली में ही करवाया गया। क्या कहानी है, किस कारण इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, सारी चीजें हम आगे क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। देखिए जब ये गद्दी पे बैठा तो औरंगजेब की उपाधियां थी। कुछ उपाधियां इसने लिया था, जैसे कि आलमगीर, इसे हाफिज भी कहा गया, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया, इसे बहादुर के नाम से भी जाना गया, और एक शाही पोशाक में एक दरवेश के उपाधि भी इसने धारण की। देखिए आलमगीर का मतलब होता है कि विश्व विजेता। आलमगीर सारे आलम को जीतने वाला। जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? औरंगजेब इस्लामी कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। जो इसका हाफिज था, ये कुरान को हिफ्ज किया था, कुरान को पढ़ा हुआ था, कुरान को हिफ्ज किया था, जिसको इसको हाफिज कहा गया। बहादुर क्यों कहा गया कि 15 वर्ष की ही आयु में औरंगजेब ने हाथियों का मुकाबला किया और कंट्रोल कर लिया था, इसलिए इसे उपाधि बहादुर भी मिल कहा गया। शाही पोशाक में एक दरवेश क्यों कहा गया? इसका जो औरंगजेब का जो रहन सहन था वो बिल्कुल सादे स्वभाव का था, बिल्कुल सादा, इसलिए इसे शाही पोशाक में एक दरवेश भी कहा गया। तो उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। तो आइए पहले इसको हम चीज लिख लेते हैं और औरंगजेब का इतिहास 1 से 2 पार्ट में आएगा। क्लासेस बहुत बड़ी होने की वजह से हम लोग क्लास को छोटा करेंगे, तो हम 1 से 2 पार्ट में इसको पढ़ाएंगे आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया कि लिखेंगे कि औरंगजेब का जन्म, ठीक है, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 3 नवंबर सन 1618
ईस्वी को, ठीक है, ईस्वी को उज्जैन के करीब, उज्जैन के करीब दोहद, दोहद नामक स्थान पर, दोहद नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इसके गुरु का नाम, इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था, मीर मोहम्मद हकीम था। फिर है क्या आगे देखिए कि 18 मई सन 1637 ईस्वी को, 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह, औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम जिसे इतिहास में लोग राबिया बीबी के नाम से भी जानते हैं, राबिया बीबी से हुआ था, जो फारस राजघराने की, जो फारस राजघराने की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, ठीक है। आगे देखें, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब जेब का राज्याभिषेक, देखिए वही चीजें हम लोगों को ध्यान देना है जिससे हम लोगों को एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीजें जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 2 बार हुआ। देखिए इसका पहला राज्याभिषेक, इसका इसका पहला राज्याभिषेक, इसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में, दिल्ली में 31 जुलाई कब हुआ था, तो पहला राज्याभिषेक हुआ था इसका 31 जुलाई सन 1658 इसमें, ठीक है, सन 1658 में हुआ, को हुआ, ठीक है। और आगे देखिए, और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की, कितनी बड़ी उपाधि थी देखिए, हुआ। और इसने, ऐसे लिखिए, और इसने अबुल मुजफ्फर अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन
मुहिउद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर, बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। ठीक है, ये चीज है। आगे देखिए, तथा दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ, किस किस डेट को, जो आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था, तो हुआ कब, 15 जून। ये कब हुआ था, 31 जुलाई। ये 15 जून, 15 जून सन 1659 को, नेक्स्ट ईयर 58-59 को, ठीक है, 59 को दिल्ली में ही करवाया। 15 जून सन 1659 इसको दिल्ली में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर मैंने आपको लिखवा दिया यहां तक, क्योंकि आप अपने नोट्स बना ले और इतना पढ़ लेंगे जितनी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं। यकीन माने एग्जामिनर जो क्वेश्चन यहां बनाता है ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप ये चीज सोचना ही छोड़ दीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, आने की तो छोड़ दीजिए, ठीक है, जाएगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसकी उपाधियां देखते हैं, औरंगजेब की कितनी उपाधियां थी, ठीक है, वो सारी चीजें। आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे कि औरंगजेब की उपाधियां, ठीक है, औरंगजेब की उपाधियां। तो आइए पहला हम लिखते हैं औरंगजेब की पहली उपाधि जो है आलमगीर। आलमगीर ये पहली उपाधि है। दूसरी उपाधि हम साहब सबका मतलब आपको बता देंगे। दूसरी उपाधि थी इसका जिंदा पीर और हाफिज। हाफिज एक और उपाधि है जिसे बहादुर कहा जाता है, बहादुर। और एक और उपाधि है इसकी जिसे कहा जाता है शाही पोशाक में, शाही पोशाक में एक दरवेश। ठीक है, इतना। तो कितनी उपाधि हो गई भाई, 5। देखिए, आलमगीर का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता, जो पूरी दुनिया को जीता हो। ठीक है, जिंदा पीर का मतलब क्या होता है, जिंदा पीर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसी कारण इसे जिंदा पीर कहा गया। हाफिज क्यों कहा गया, कि हाफिज कुरान पाक की जिसने हिफ्ज कर रखा था, इसलिए इसे हाफिज कहते हैं। बहादुर क्यों कहा गया इसे, कि 15 वर्ष की अवस्था में ही औरंगजेब ने हाथियों का मुकाबला किया था,
उसे कंट्रोल भी किया। शाही पोशाक में एक दरवेश इसे उपाधियां क्यों दी गई कि सादा रहन सहन के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश की उपाधि दी गई। उम्मीद करता हूं औरंगजेब की उपाधियां भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। आपकी नोट्स भी बन जाएगी, अब आपको हर चीज पता चल जाएगा। तो देखिए, हमने आपको पहले बताया कि 15 अप्रैल 1658 को घरमट का युद्ध, जो हम आपको बता चुके हैं, इसको दोबारा लिखना पढ़ना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर एक हुआ कि 29 मई 1658 को ही समूहगढ़ का युद्ध हुआ। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बता रखा है। अब यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए, लिखें कि सन 1665 ईस्वी में, 1600 पूरी स्टोरी की तरह लिखे ताकि आपको हर एक चीज याद रहे। सन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को कछवाहा के शासक जो थे, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। एक नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने बीजापुर को जीतने के लिए संधि करना आवश्यक समझा। इसीलिए पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई। तो एग्जाम में आपके सिर्फ इतनी चीजें मिलेंगी कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो जून 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को कछवाहा के शासक जो थे, इनके नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा था। तो राजा जयसिंह जब वहां पहुंचते तो उनको ये लगता है कि अगर हमको पुरंदर को जीतना है तो हमें बीजापुर के जो शासक है उनसे संधि करनी पड़े, समझौता करना पड़ेगा, ठीक है।
इसीलिए जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। आगे क्या हुआ देखिए, सन 1681 ईस्वी में, ठीक है, औरंगजेब का पुत्र औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद अकबर ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता औरंगजेब की स्थिति को दुर्बल कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया करती, ठीक है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन बाप बाप ही होता है, लाख तुम कितने भी लोगों के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक है। हुआ क्या कि इसी अवसर पर मेवाड़ के राजा, जो कछवाहा बताया था वही मेवाड़ का राजा जयसिंह और राठौर नेता मारवाड़ा और मारवाड़ा के दुर्गादास के मारवाड़ा के दुर्गादास ने ये प्रस्ताव रखा, ठीक है, ने ये प्रस्ताव रखा, देखिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं था, परंतु थोड़ी सी कहानी है इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। प्रस्ताव रखा कि अगर तुम खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हुआ क्या, ये अकबर साहब जो थे ना, ये बाबाही में आ गए, और बाबाही में आकर इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब तभी औरंगजेब को लगता है गुस्सा, फिर ये किसी को बख्शते नहीं, जानते ही हैं। जब इन्होंने अपने सगे भाई का सर को कलम करके बाप को तोहफे में भेज सकते हैं, तो औलाद को मारने में कितना टाइम लगेगा। तो औरंगजेब ने एक अफवाह फैला दी पूरे सल्तनत में कि मेरे बेटे मोहम्मद अकबर, तुमने मेरा रास्ता साफ कर दिया, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने राजपूतों के साथ मिलकर एक एक राजपूतों को मारने में मेरी मदद कर रहे हो। ये अफवाह फैला दी। और जब ये अफवाह इन साहब लोगों को पता चली, तो इन लोगों ने मोहम्मद अकबर का साथ छोड़ दिया, कहा कि साहब हुजूर, औरंगजेब से मुझे नहीं लड़ना है, आप अपना देखो, मुझे अपना देखने दो। तो मोहम्मद अकबर पड़ गए अकेले, इनको फिर घास मूली को तरह काटा गया। वो सारी चीजें तो इतिहास में है, बहुत सारी चीजें हैं, हम पूरी इतिहास आपको इतने छोटे से वर्ड में हमने आपको समेट के रख दिया है, वो चीज आप लोग देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर क्या हुआ इसके बाद कि औरंगजेब बादशाह बनने के बाद अपनी अधूरी योजना को पूरा किया। कौन थी उसकी अधूरी योजना? एक तो पहले थी कि सन 1686 में बीजापुर को उसने हड़पा और गोलकुंडा को सन 1687 ईस्वी को स्थापित कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आइए, क्या हुआ इसके बाद कि औरंगजेब राजा बनने के बाद अपनी अधूरी योजना को पूरा किया। योजना क्या थी भाई? मतलब अधूरी ख्वाहिश जो थी उसको पूरा किया। क्या किया कि सन 1686 में बीजापुर को बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ये चीजें, इतनी चीजें। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसने कर लिया कि, और जानते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसे लिख दे रहा हूं कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक जो सेनापति थे, सर्वाधिक हिंदू सेनापति, ये अक्सर कभी कभी एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो थे, सेनापति, सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे, ऐसे लिखे, हो जाता है ऐसा। सेनापति हिंदू थे, कितने प्रतिशत से ये भी देख लीजिए कि इनकी संख्या 33% थी, जबकि अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, जबकि अकबर के जबकि अकबर के दरबार में जो थे मराठों की संख्या जो थी वो शासनकाल में कितनी थी? 16%, जबकि अकबर के दरबार में 16% थी। ठीक है, और शाहजहां के वक्त में क्या था? शाहजहां के काल में, काल में 24% थी। ये देखें, ठीक है। एक नोट कर लेने वाली बात यह है, अब आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। इतने नेक्स्ट क्लास में हम आपको और सारी चीजें बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट ले आएंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोस आपका भी बहुत ज्यादा, मतलब लगातार बैठना, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका, तो बहुत देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि जिस जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसे औरंगजेब ने
पुनः लागू कर दिया। ठीक है, पुनर्जीवित कर दिया। अब कब लागू किया था? पुनः, इसे लिखिए, पुनः 1689 में, 1679 में लागू कर दिया, मतलब पुनर्जीवित कर दिया था, कर दिया ये। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपना 100% दिया है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, ऐसे हम आपको बताएंगे ताकि वीडियोस भी बहुत, क्लास बहुत लंबी ना हो और आपको कोई भी चीज़ छोटे वक्त में बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाए। उम्मीद यही करूंगा। और उम्मीद मैं आपसे वादा ये भी करता हूं कि जितने भी एग्जाम है, कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है तो यकीन माने इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ना हो यकीन तो मेरी एशियन की हिस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, न्यूडल भी अभी ज़्यादातर मतलब पूरा हो ही चुकी है। जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं हिस्ट्री से, जो भी क्वेश्चन बने हैं, यकीन करें आप मिला लें, मेरे क्लास को देख लें, यकीन ना हो तो सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा मकसद है कि हर एक घर तक एजुकेशन को पहुंचाना, जो बच्चे पैसे के कारण एजुकेशन को नहीं ले पाते। उम्मीद करता हूँ आप मेरा सपोर्ट करेंगे बस। और प्यारा सा कमेंट्स अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्लास में मुझे क्या चीज नया करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, इसका भी राय आप जरूर दें। तो आइए मिलते हैं नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।